अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अभी तकरीबन हमारे 11 पार्टिसिपेंट्स हुए हैं। ठीक है, ये जैसे ही 20 प्लस होते हैं तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर का आगाज़ करते हैं जी। पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ज़िंदगी में जो सबसे कीमती चीज़ है वो अदब है। इस्लाम में भी ज़िंदगी के नॉर्मल मामलात में भी जो शख्स जो है बाअदब होता है वो बानसीब होता है। उसको अल्लाह पाक उसके जो है ना वो मामलात बाकी लोगों से ज़्यादा नवाजता है। तो इसलिए अदब करना चाहिए बड़ों का भी, उन लोगों का भी जिनको अल्लाह पाक ने इज़्ज़तें दी हों। ठीक है, तो अगर आप किसी का अदब करेंगे तो इन रिवार्ड जो है आपको भी अल्लाह पाक लोगों के दिलों में आपका अदब भी डाल देगा। अभी मैं अटेंडेंस देख रहा था तो कुछ साहबान जो हैं वो माशाल्लाह काफ़ी उनकी एब्सेंट्स हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो ज़रा अपनी अपनी अटेंडेंस भी देख लीजिएगा। ये जो देख लें अपनी अटेंडेंस। ये ज़ुबैर बिलाल को बता दीजिएगा इनकी अटेंडेंस वैसे 20% है। और सर उसका मोबाइल टूट गया है। हाँ, ये कब से टूटा हुआ मोबाइल इसका? 1 वीक हो गया। 1 वीक हो गया, लेकिन तो ये अभी पहले लेने की कोशिश कर रहा है सर। 1 से लेके 7 तक तो इसकी पहले लगातार जो एब्सेंस है, यानी ये तो बहुत पहले का माशाल्लाह इसी काम पे है। उस वक्त तो मोबाइल भी नहीं टूटा था। अच्छा, उसके बाद है जी ये सैर फयाज और हुमा इरफान, ये भी बिल्कुल एज पे हैं, 74 और 77। ठीक है, ये भी एब्सेंट्स करेंगी तो फिर इनका भी आगे जो है ना मुश्किल हो जाएगा। के बाद बाकी की तो अटेंडेंस तकरीबन ठीक है। ये अमानुल्लाह साबर, ये 77% पे है, तो इसके भी अगर फ्यूचर में खासा निकलेगा तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सबसे लास्ट पे ज़ुबैर खालिद कौन है जी? ये ज़ुबैर खालिद की अटेंडेंस का भी इसी तरह ही है, 74% है। इसमें भी ये 2-3 लेक्चर्स में एब्सेंट हुआ तो ये भी शॉर्ट हो जाएगी इसकी अटेंडेंस में। ठीक है, तो इसलिए अपनी अटेंडेंस का स्पेशली ख्याल रखें। कोई पता नहीं है कि कितने पे शॉर्टें निकाल देते हैं। ठीक है, बाद में मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आप लोग भी रिस्पॉन्सिबल होंगे जी। ठीक है, गेट कर सकता हूँ तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, बाद में प्रॉब्लम हो। अब ये जिसने माइक ऑन किया ये इकरा अमानत, ठीक हो गया जी। हमने लास्ट टाइम जो है वो हम बात कर रहे थे कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द प्रोड्यूस क्वालिटी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। तो हमने वो डिफरेंट फैक्टर्स को देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं जब हम किसी भी फ्रूट को या वेजिटेबल को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसकी ट्रांसपोर्ट के दौरान उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो बाकी जितने भी लेक्चर्स हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, सिर्फ एक लास्ट के प्रैक्टिकल का जो है वो वीडियो लेक्चर रहता है, वो इंशाल्लाह ताला मैंने जल्द ही अपलोड शायद आज ही कर दूँगा। ठीक है, तो उसको ज़रा देख लीजिएगा। ये हुमा इरफान फरमा रही हैं कि अब क्या बोलूँ,
क्या फरमा रही हैं जी? दोबारा बोलिएगा हुमा इरफान। सर सॉरी, आपको मैसेज नहीं था करना। हमने सेक्शन चेंज किया था, उसकी वजह से अटेंडेंस कम है, तो वो इस वजह से कह रही हूँ कि बाकी जो लेक्चर लिए हैं उस पर तो ना एब्सेंट लगाए। हाँ जी, हाँ जी। मोहतरमा ने फरमाया है कि तो बंदा पूछे आप तो ना लगाएं एब्सेंट, बंदा पूछे कि आप प्रेजेंट हो तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है आपकी एब्सेंट लगाने की है। ठीक है, आप प्रेजेंट हो तो इंशाल्लाह ताला कोई आपकी एब्सेंट मार्क नहीं होगी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी प्रेजेंट भी मार्क होंगी जिसमें आप शायद ना हो मौजूद हो। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि लेक्चर जो है ना वो रेगुलरली अटेंड करें। ठीक है, हर दफ़ा टीचर ही फेवर नहीं करता, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, जो प्रोडक्ट होती है उसकी क्वालिटी को ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कि जब भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं चीज़ों को तो उसके दौरान कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमने फैक्टर पढ़ा था कि इनिशियल क्वालिटी। तो उसमें ये बात ये हुई थी कि जिस क्वालिटी का फ्रूट या वेजिटेबल होगा तो एट द फर्स्ट स्टेज, ठीक है, तो उसी हिसाब से उसकी जो शेल्फ लाइफ होगी। ठीक है, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी। अगर वो शुरू से ही डैमेज है या ब्रूस्ड है या उसकी क्वालिटी जो है वो डिटीरियोरेटेड है तो वो आगे जाके उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात ये कि वो खुद तो उसने ख़राब होना ही होना है, उसके साथ साथ जो दूसरे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं उनको भी, उनकी शेल्फ लाइफ को भी ये अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए जब भी फाइनल सिलेक्शन करनी है किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल की तो उसमें एक तो उसकी मेच्योरिटी का ख्याल रखना है और दूसरा जो है उसको प्रॉपरली उसकी सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करनी है। ठीक है, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग प्रॉपर करने से भी ये होता है कि जो क्वालिटी वाले आपके पास फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं वो अलहदा हो जाते हैं और जो इन्फीरियर क्वालिटी वाले होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये फर्स्ट स्टेप है जो कि अफेक्ट करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। यानी पहले आपकी जो सिलेक्शन है वो दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, दूसरा जो चीज़ है वो हमारे पास है टेम्परेचर। तो हमने ये पढ़ा था कि जो ट्रांसपायरेशन सॉरी जो रेस्पायरेशन होती है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है विद द टेम्परेचर। ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा पौधों के अंदर जो है रेस्पायरेशन होगी। जितनी रेस्पायरेशन होगी देयर आर मोर चांसेस ऑफ वाटर लॉस। जितना वाटर लॉस होगा उतना ही ये है कि जितने भी उसमें स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो रैपिडली डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए टेम्परेचर जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो हमने ये चीज़ भी देखी थी कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करें हम टेम्परेचर को जो भी रिकमेंडेड वैल्यू है उससे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो रेस्पिरेशन रेट है वो 2 to 5 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। फिर आगे हमने डिफरेंट एग्जांपल्स भी बताई थी फ्रूट्स की भी और वेजिटेबल्स की भी कि कितने टेम्परेचर पे इनकी शेल्फ लाइफ जो है वो कितनी होती है। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरी टेम्परेचर में बात ये की थी कि अगर हमने मिनिमम टेम्परेचर उनको देना है, अगर हमने लो टेम्परेचर देना है उनको, तो उसमें भी हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम ना हो। ठीक है, अगर बहुत ही लो टेम्परेचर होगा तो उससे चिलिंग इंजरी के या फ्रीज डैमेज के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए टेम्परेचर की जो सिलेक्शन है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ये मेन हमारे पास ये टेम्परेचर में चीज़ें थी। ठीक है, कि हमने टेम्परेचर को जो है वो उसकी सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है। सिलेक्शन के बाद दूसरी टेम्परेचर में हमने चीज़ पढ़ी थी वो ये थी कि टेम्परेचर की मेंटेनेंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक प्रॉपर टेम्परेचर रेंज के ऊपर उस टेम्परेचर को मेंटेन रखना ये भी बड़ा ज़रूरी है। अगर आप यकदम टेम्परेचर को हाई कर देंगे या लो कर देंगे या ये कि टेम्परेचर आपका फ्लक्चुएट करता रहेगा तो उससे जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो फैक्टर है दैट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये हमने टेम्परेचर में दो तीन चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद अगली जो चीज़ हमने पढ़ी थी वो थी ह्यूमिडिटी एंड वाटर लॉस। ठीक है, तो उसमें भी हमने कहा था कि जो भी हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं इनको नॉर्मली हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी
हायर साइड पे रखते हैं, ठीक है, यानी इनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो हाई होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मली 90 to 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे हम स्टोर करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि वाटर लॉस कम से कम होता है, श्रिवलिंग और विल्टिंग कम से कम होती है। अगर हम लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे अपनी फ्रूट्स या वेजिटेबल को रखेंगे तो उसके रिजल्ट के तौर पे क्या होगा कि उसमें से वाटर लॉस हो जाएगा। वाटर लॉस होने से जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अफेक्ट होगी, ठीक है। कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको हम रिलेटिवली कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे रखते हैं, जिस तरह गार्लिक है, जिंजर है, अनियन है, ठीक है। तो इसको हम लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी बिलो 70% पे रखते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमने पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद वाटर लॉस में हमने देखा था कि वाटर लॉस भी जो है दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसके लिए भी हमने कहा था कि बाज़ फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होती हैं जिनमें मॉइस्चर लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हमने देखी थी ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी और वाटर लॉस के अंदर। उसके बाद हमने फोर्थ फैक्टर इसमें पढ़ा था दैट वाज द एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन ऑफ व्हाट? एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन ऑफ द ट्रॉलर और एनी व्हीकल थ्रू विच वी आर गोइंग टू ट्रांसपोर्ट आवर प्रोडक्ट, ठीक है। ये कोई भी आपके पास कंटेनर है या कोई भी ऐसी व्हीकल है जहाँ पे आपने ट्रांसपोर्ट करनी है चीज़ों को, ठीक है। फ्रूट्स या वेजिटेबल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो उसकी एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन उसमें कम हो सकती है, इथाइलिन का लेवल ज़्यादा हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी और इथाइलिन जो है वो भी डिक्रीज होगी, ठीक है। बाद जगहों के ऊपर जहाँ पे इथाइलिन प्रोडक्शन जो है ज़्यादा होती है तो वहाँ पे ये वेरी कर सकता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है नॉर्मली डिक्रीज ही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इसलिए होती है क्योंकि ये फ्रूट्स जो हैं वेजिटेबल्स जो हैं ये रेस्पायर करते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। इसी तरह फ्रूट्स और वेजिटेबल के अंदर बाद में इथाइलिन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो उसका लेवल भी इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। जो भी टाइट सील्ड कंटेनर्स होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो 0.3% से बिलो रखा जाता है, ठीक है। इससे बिलो इसलिए रखा जाता है कि फर्दर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन की वजह से वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो राइज होता है, ठीक है। स्पेशली जब भी आप मिराइन कंटेनर्स के अंदर जो है वो स्टोर करते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल को तो वहाँ पे आपको वेल वेंटिलेटेड सिस्टम आपको उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि थर्मोकिंग मार्केट सिस्टम्स होते हैं, उसके आगे 2 टाइप्स हैं, AFAM और AFAM प्लस, ठीक है। ये 2 सिस्टम से इनके नाम हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं और ये क्या करते हैं, ये वेंटिलेशन रेट को कंट्रोल करते हैं, एरेशन को लिमिट करते हैं, ठीक है। और जो प्रोडक्ट को अफेक्ट होने से बचाते हैं, ठीक है। ये तो थोड़ा सा था लास्ट वीक के लेक्चर्स का एक रिकैप, ठीक है, कि ये चीज़ें हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज़ द मिक्स्ड लोड्स। अब मिक्स लोड्स का मतलब ये है कि हमने डिफरेंट कमोडिटीज़ को एक ही जगह पे अगर स्टोर कर दिया है तो एक ही जो उसके करेक्टरिस्टिक्स होंगे वो दूसरी को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बड़ी आम सी मिसाल है कि घर में अगर आप फ्रीज़र में सारी चीज़ें रख दें तो उसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनका एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। तो अगर आपने पास में दूध रखा है, ठीक है, दही रखा है तो उसमें चांसेस होते हैं कि उस चीज़ का जो फ्लेवर है या उसका जो टेस्ट है वो उस मिल्क में या योगर्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि हमने मिक्स्ड लोड रखा हुआ है, ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल को इकट्ठा रखा है। इसी तरह जब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल को इकट्ठे स्टोर करते हैं तो वहाँ पे इथाइलिन प्रोडक्शन जो है वो एक की अगर ज़्यादा है तो वो दूसरे को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो जब इथाइलिन प्रोडक्शन होती है तो आपको पता है कि उसके रिजल्ट के तौर पे वोलेटाइल कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। अब वो वोलेटाइल कंपाउंड जो है दूसरी कोई भी प्रोडक्ट जहाँ पे इथाइलिन प्रोडक्शन कम है वो उनको अब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब अगर कोई दूसरी फ्रूट या वेजिटेबल उसको
एब्जॉर्ब करेगी तो उसमें से भी वही टेस्ट या वही फ्लेवर जो है आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जो कि आगे जाके उसको अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। हर एक जो फ्रूट है और वेजिटेबल है उसकी जो रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी की वो डिफरेंट होती है, ठीक है। अब कुछ जो फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं, बाज़ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं जो कि एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप देखते हैं कि यार इनका जो बिहेवियर है वो एक जैसा है, ठीक है, तो आप उनको एक जगह पे स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा वेरिएशन वाले होते हैं उनको आप सेपरेट कंपार्टमेंट्स में या सेपरेटली उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। मैंने पहले बात की कि इथाइलिन प्रोडक्शन की वजह से भी डैमेज हो सकती है प्रोडक्ट, ठीक है, कि उसमें कुछ जो फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं वो बाज़ में इथाइलिन प्रोडक्शन होती है और बाज़ में इथाइलिन सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। some fruits are very sensitive to ethylene, so there may be some injury, there may be some issues in their sensorial characteristics, so the production of ethylene in one fruit can damage the other fruit as well. सो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं या स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल को एक जगह के ऊपर जो है वो रख देते हैं, एक जगह के ऊपर आप उसको वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आता है जो मिराइन कंटेनर्स होते हैं जो सी में ट्रांसपोर्ट होती है जिनकी, उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं क्योंकि उसमें जो है स्टोरेज वो वीक्स की होती है, ठीक है, बाज़ दफ़ा वो मंथ्स की भी होती है अगर आप बहुत दूर भेजना है उनको, ठीक है। तो उसमें चांसेस होते हैं कि एक जो प्रोड्यूस है वो दूसरी प्रोड्यूस को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। अगर वहाँ पे प्रॉपर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एरेशन जो है वो प्रॉपरली कंट्रोल नहीं है तो वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो प्रोडक्ट जो है वो अफेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि अगर आपने स्टोर करना है, अगर आपने जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, एक मिनट जी ये कुछ लोगों को ऐड कर दूँ। अगर आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसके टेम्परेचर का, उसमें एरेशन का और वेंटिलेशन का स्पेशल जो है वो ख्याल रखें, ठीक है। कुछ इसके बहुत सारे हल भी हैं, ठीक है, इस प्रॉब्लम के कि आप इस चीज़ को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। स्पेशली जो प्रॉब्लम है इथाइलिन सेंसिटिविटी का और इथाइलिन प्रोडक्शन का, इनके दरमियान अगर आप एक बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं तो दैट्स वेरी गुड आइडिया टू मेंटेन द क्वालिटीज़ ऑफ बोथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो इसके लिए एक स्मार्ट फ्रेश नामी जो है ना वो प्रोडक्ट होती है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसको 1 MCP भी कहते हैं, 1 मिथाइलिन साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। और इसको स्मार्ट फ्रेश के नाम से भी मतलब इसका नाम है, ठीक है। लेकिन बेसिक जो कंपाउंड है 1 मिथाइलिन साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है। तो वैसे यहाँ मार्केट में इसका नाम स्मार्ट फ्रेश है, ठीक है। तो ये भी फ्रूट्स और वेजिटेबल के अंदर साथ रखा जाता है और ये प्रिवेंट करता है मिथाइलिन डैमेज को, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप फ्रेश एयर एक्सचेंज रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी नॉर्मल जो रेंज होती है वो 0.2 लीटर्स पर सेकेंड होती है, ठीक है। एयर का जो मेजरिंग यूनिट है लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप इस हिसाब से एयर की जो वेंटिलेशन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इथाइलिन स्क्रबर्स यूज़ कर सकते हैं जो कि इथाइलिन या स्क्वेंजर्स होते हैं या स्क्रबर्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं इथाइलिन को कैप्चर करते हैं, ठीक है। तो ये जो सेमी चार्लर्स होते हैं या रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स होते हैं उनके अंदर ये चीज़ बड़ी ही जो है वो फ़ायदेमंद होती है।
ठीक है। इसी तरह कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर्स जो पैकेजिंग होती है या इन्वायरमेंट होता है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे भी आप दोनों चीज़ों को इकट्ठा स्टोर कर सकते हैं, इथाइलिन सेंसिटिव कमोडिटीज़ को और इथाइलिन प्रोड्यूसर्स को भी, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो क्योंकि कंडीशन जो है वो मेंटेन रहती हैं, ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी आप उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम आता है टेम्परेचर का भी इशू आता है बाज़ दफ़ा, ठीक है। तो टेम्परेचर की भी वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक है या मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक जो है वो कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके बहुत सारे डिफरेंट अदर जो है ना सॉल्यूशंस भी हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि आप उसके टाइम को रिड्यूस कर दें, ट्रांसपोर्ट टाइम को रिड्यूस करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अगर आप टाइम को कम कर देंगे तो टाइम को कम करने से क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट जल्दी पहुंच जाएगी, जल्दी ख़राब नहीं होगी, जल्दी इफेक्ट नहीं होगी। दूसरा ये है कि आपका जो कंटेनर है उसके अंदर आप सेपरेट कंटेनर जो हैं या सेपरेट सेक्शंस बना दें, ठीक है। तो जो भी आपकी जो डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं जिनमें वेरिएशन ज़्यादा है, जिनकी फिजियोलॉजी में चेंजेस ज़्यादा हैं, उनको आप डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। तो अलग-अलग कंटेनर्स होंगे, एक बड़े कंटेनर के अंदर अलग-अलग उसके पार्ट्स होंगे, तो उससे भी क्या होगा कि जो डैमेज के चांसेस हैं वो कम से कम होंगे, ठीक है। इस तरह केमिकल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको M1 MCP बताया, ठीक है। तो ये भी जो है इससे भी जो है वो जो डैमेज है या प्रॉब्लम जो हैं वो कंट्रोल किए जा सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट उसके मिनी कंटेनर्स बना लें या डिफरेंट उसके पोर्शंस बना लें, ठीक है। तो ये दूसरा हल हो गया। तीसरा हल जो है मैंने आपको केमिकल्स वाला बताया, कोई केमिकल्स भी यूज़ कर लेते हैं जो कि इथाइलिन को स्क्रब करते हैं, सिक्वेंज करते हैं या उनको उनकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर या जो है वो उसका जो इन्वायरमेंट है कंटेनर का वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होती। फिर इसके अलावा जब आप पैकेजिंग करते हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल की, तो उसमें भी आप पैकेजिंग मटेरियल अगर अच्छा यूज़ कर लें तो उससे भी जो है वो ख़राब होने के चांसेस जो हैं वो कम से कम होते हैं, ठीक है। इसी तरह आप उसकी पैकेजिंग भी ऐसी कर सकते हैं, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग कर सकते हैं, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी वेज हैं आपके पास कि आप उससे डैमेज को कम से कम कर सकते हैं और जो क्वालिटी है उसको बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप उसका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको भी आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, 85 to 95% तक उसको रख सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा कि वाटर लॉस या अदर जो डैमेजेस हैं वो कम से कम होंगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने ये फैक्टर बताया। उसके बाद जो है ये हमने अभी देखा है जी कि अगर मिक्स लोड हो तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको कैसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो स्टेप है, अगला जो फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है, दैट इज़ द फिजिकल इंजरी, ठीक है। आपको पता है कि जब भी आपने लॉन्ग ट्रांसपोर्ट करनी होती है तो कंप्रेशन का इफेक्ट, वाइब्रेशन का इफेक्ट, ठीक है, ये मैकेनिकल इंजरी जो है वो प्रोडक्ट्स को हो सकती है, ठीक है। आपको पता है कि जब भी ट्रांसपोर्टेशन होती है तो रोड ख़राब होने की वजह से, ठीक है, एक्सीडेंट्स की वजह से, ठीक है, आप उसकी लोडिंग कर रहे हैं, अनलोडिंग कर रहे हैं, तो इसके दौरान भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेजेस हो सकते हैं, ठीक है। अगर उसकी पैकेजिंग को इफेक्ट हो गया तो उसमें वाटर अब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, मैकेनिकल कोई इंजरी हो सकती है, ठीक है। अगर आपने ओवर फिलिंग कर ली है, ठीक है, तो जो पैलेट है जिसके अंदर आपने स्टोर किया फ्रूट्स या वेजिटेबल को वो भी इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो नॉर्मली जो फिजिकल इंजरी का प्रॉब्लम है ये इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि फिजिकल इंजरी को अफेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह आपने पैकेजिंग ठीक नहीं की, आपने ओवर पैकेजिंग कर दी है, आपने उसकी प्रॉपर जो है वो लोडिंग नहीं की, आपने उसको प्रॉपरली स्टोर्ड नहीं रखा, आपने जो है वो उसमें कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा फिलिंग हो जाए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर हो सकता है।
ठीक है। अगर आपने किसी ऐसी जगह ऐसी चीज़ में स्टोर किया है जिसके जो कॉर्नर्स हैं वो कॉरुगेटेड हैं, ठीक है, दंदे हैं उसमें या तेज़ है, वो तेज़दार कोई चीज़ है, ठीक है, तो उससे भी क्या हो सकता है कि मैकेनिकली फ्रूट या वेजिटेबल जो है वो अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। उस पैकेज की जो स्टोरेज स्ट्रेंथ है वो भी कम हो सकती है, ठीक है। इसी तरह जो फाइबर बॉक्स होते हैं, ठीक है, अब पैकेजिंग के डिफरेंट आपको पता है कि चीज़ें हैं, आप प्लास्टिक में पैक कर सकते हैं, ग्लास में पैक कर सकते हैं, वुड में पैक कर सकते हैं। इसी तरह आप फाइबर बोर्ड्स होते हैं उनमें भी पैक कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे कहते हैं कि देर आर चांसेस ऑफ लेस रिडक्शन इन द फिजिकल इंजरी, ठीक है, कि फिजिकल इंजरी में बहुत हद तक जो है ना वो कमी आ जाती है अगर फाइबर बॉक्स जो है आप यूज़ कर लें, फाइबर बोर्ड बॉक्सेस, ठीक है। तो ये 10 डेज तक जो है ना इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहती है, ठीक है। लकड़ी आपको पता डैमेज हो सकती है, प्लास्टिक में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अफेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। ये सहर फ्याज अब आ रही हैं, बड़ी जल्दी याद आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये अफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर कारुगेटेड फाइबर बोर्ड है तो वो प्रॉब्लम करेगा, वो फिजिकल इंजरी का बायस बन सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये साथ साथ चलती हैं कि आपने उसकी सिलेक्शन जो है वो प्रॉपर करनी है। आपको पता है कि जब भी हम पहले बॉक्सेस में पैक करते हैं फिर इनके पैलेट्स बनाते हैं, उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि अगर आपने गोरमे या पेप्सी या जो भी कोल्ड ड्रिंक है, आपने देखा होगा इसका एक पेट होता है जिसमें 4 या 6 बोतलें होती हैं, उसको पेट बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह के अगर पेट अगर आप 10 से 15 एक जगह पे स्टोर करते हैं तो उसको पैलेट बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब पैलेट जो है वो बड़ी चीज़ है, ठीक है। जो बॉक्सेस होते हैं या उसके पेट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, पैलेट बड़ी बड़े बॉक्स को कहते हैं, ठीक है। तो उसमें आप डिफरेंट जो है बॉक्सेस को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। उसमें ग्लाइडिंग हो सकती है अगर बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर जो है स्लिप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से वो एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं, उसकी पैकेजिंग अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो इसी तरह अब जो है एक और सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है, इसको कहते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम। इंटरलॉकिंग सिस्टम इस तरह होता है कि एक बॉक्स दूसरे के अंदर प्रॉपरली लॉक्ड होता है जिसमें जो है स्लिपिंग के चांसेस कम से कम होते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन डैमेज के चांसेस कम से कम होते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ना वो अफेक्ट एक दूसरे के ऊपर जो है स्लिप होने के या रगड़ खाने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। इंटरलॉकिंग सिस्टम इसको कहते हैं, ठीक है। यानी एक दूसरे के ऊपर जो है वो पैलेट्स जो हैं वो फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा एयर राइड सस्पेंशन प्रॉब्लम भी होता है, ठीक है। एक और भी आपको पता होगा कि जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, अगर कंप्रेशन सिस्टम आपकी गाड़ी का या व्हीकल का अच्छा नहीं है तो उसको झटके ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम फिजिकल इंजरी के ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर उसका कंप्रेशन सिस्टम या सस्पेंशन सिस्टम बेहतर होगा तो उससे प्रॉब्लम जो है वो कम से कम होंगे। ये आपके व्हीकल से रिलेटेड है जिसमें आपने फ्रूट या वेजिटेबल को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। नॉर्मली ये सारे प्रॉब्लम जो हैं अगर आप 8 डेज के अंदर अंदर अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो फिर जो मिक्स लोड वाले प्रॉब्लम्स हैं वो आपको कम आते हैं। अगर आप 8 वीक्स से ज़्यादा आप लेके जा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना जी आज का लेक्चर था, इसमें हमने ये 6 के 6 फैक्टर्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो इनको आपने अच्छी तरह देखना है, ठीक है। अब अटेंडेंस जो है ना अपनी ये इनबॉक्स में रोल नंबर भेज दें जल्दी से, ठीक है। जिनके रोल नंबर इनबॉक्स में होंगे अटेंडेंस उन्हीं की होगी, ठीक है। आपके पास तकरीबन 3 मिनट है, जल्दी जल्दी अटेंडेंस जो है ना अपनी निकाल दें। जिन्होंने पहले अपना रोल नंबर भेज दिया, जिस तरह सरार हुसैन ने भेज दिया, ठीक है, तो वो रहने दें, ठीक हो गया। अबू तलहा वजीहा हो गया, वजीहा मोहम्मद उमैर,
काजिम अली, शाबाश, जल्दी करें जी, जल्दी अपना। सीम रजा हो गया जी। जल्दी भेज दे, शाबाश, जल्दी कैमरे से। जी शाबाश, 1 मिनट रह गया, जल्दी से अटेंडेंस जिनकी रहती है वो कर दें अपलोड। ठीक है, 21 पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि 21 और 9, मेरे ख्याल 14 जो लोग हैं वो एब्सेंट हैं। 14 लोग एब्सेंट हैं। हाँ जी, कोई रह तो नहीं गया? फ़हीम अज़हर हो गया है। और कितना पढ़ाना है? सिलेबस तो इतना ज़्यादा हो गया है। फ़िज़ा का मैसेज है जी, अभी जो हमें डिपार्टमेंट की तरफ से आया, उन्होंने कहा कि एंड ऑफ अगस्त तक जो है ना वो क्लासेस होनी है। ठीक है, तो तब तक जो है वो कोर्स चलता रहेगा, लेकिन हमारा कोर्स इतना ज़्यादा नहीं है। जिन दोनों में से आपको मैंने असाइनमेंट्स दी थी वही वाले जो है ना वही चल रहे हैं अभी, 2 चैप्टर। सर वो मोहम्मद उस्मान एडीबी का सर वो कह रहा था कि मैं मजबूरी थी जिस वजह से क्लास नहीं ले सका, तो सर उसकी अटेंडेंस लगा दें। भेज दीजिएगा, उनका रोल नंबर भेज दीजिएगा।